आओ मेरे बच्चों, पहले तो आप लोगों को 10वीं में आने की बहुत बहुत बधाई कि आप 10वीं में आ गए। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अपन मैथ्स। 10th की मैथ्स बेटा बहुत ही आसान है। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के समझने से पहले अपन समझते हैं पूरे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। पूरा नंबर सिस्टम समझा रहा हूँ वहाँ आपको, उसी से अपन रियल नंबर समझेंगे। आओ बच्चों, सबसे पहले मैं बच्चों, सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स। और अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर्स का क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएं? इन्फिनिटी तक, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, फिर आते हैं बेटा हमारे प्यारे प्यारे होल नंबर्स। सर होल नंबर्स क्या होते हैं? तो बेटा होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से। और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है। तीसरे, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? हमारे पास में नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर्स। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ रैशनल नंबर। तो मेरे बच्चों रैशनल नंबर को हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। अ नंबर दैट कैन बी, a number that can be represented in the form of, in the form of p upon q। p अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर जो भी रैशनल नंबर आते हैं उन सबको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 नंबर है, तो क्या 3 नंबर रैशनल नंबर होगा क्या? हाँ, क्योंकि अगर 3 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में नीचे क्या आता है? 1। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है हमारे पास में। 4.3, क्या ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे ही मैं पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा। तो ये देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है सर। सर 0.4 है क्या? तो जैसे बेटा मैं पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा। तो आ जाएगा ये भी रैशनल नंबर। परंतु मेरे बच्चों, अगर मैं बोलूं √2, तो क्या रैशनल नंबर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर है, नीचे 1 लगा दो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, रैशनल नंबर है। तो बाय दिस डेफिनेशन √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो √2 भी रैशनल नंबर है। पर हम, या मैं जानता हूं ये रैशनल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट दी रैशनल नंबर। तो सर क्या करें? ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि रैशनल नंबर किसको माने ना माने। तो बेटा मेरी दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे आप और उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। आओ सर आओ, बिल्कुल आओ, सही समय पे आए, जल्दी जल्दी बैठो। निकालो निकालो निकालो, नोट्स निकालो। सुनो बेटा, मैं नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपन रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं और रियल नंबर्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। नंबर सिस्टम में पहले बताया नेचुरल नंबर्स, नंबर्स जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या होते हैं हमारे पास में? नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। ठीक है।
फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। चौथी कैटेगरी है रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि बेटा हमारे पास में p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब मैंने पहला एग्जांपल रखा यहाँ पे 3, तो अगर 3 लिखा हुआ है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और 3/1 क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। फिर मैंने लगाया 4.3, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर, तो ये भी रैशनल नंबर है। फिर मैंने लिखा 0.4, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 10 आ गया, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने लिखा √2, और √2 को भी मैंने नीचे यहाँ पे 1 लगाया, तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया ऐसे तो। पर मैं जानता हूँ कि ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो √2 भी क्या हो रहा है? रैशनल नंबर हो रहा है। परंतु अब अपन पढ़ेंगे मॉडिफाइड डेफिनेशन, कि हम अगर कोई भी नंबर हमें दे दें और हमें पता करना हो कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भैया रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अरे भाई क्लास 10th में आए हो ना तुम, तो क्लास में 10th आने की कंडीशन क्या थी? सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ। ऐसे रैशनल नंबर हम तभी मानेंगे जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। अगर कंडीशन पूरी नहीं तो भैया रैशनल नंबर नहीं है तू। ठीक है? कंडीशन क्या है? सब जल्दी जल्दी बताओ, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भैया कि हमें नंबर चाहिए टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या है? कि कुछ अंक आने के बाद, कुछ क्या आने के बाद में बेटा? कुछ नंबर्स आने के बाद में वो नंबर रुक जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे अगर मान लो ये 3 लिखा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि 3 के बाद में नंबर रुक गया। 30 लिखा, रुक गया। 300 रुक गया। अरे कुछ भी नंबर लिखूं, मैं लिख दिया 7000, तो 7000 क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, रुक गया। ठीक है? या फिर आप समझो तो 4.30, 0 के बाद रुक गया, टर्मिनेटिंग नंबर है। समस्या ये आती है दूसरी कंडीशन में कि कुछ ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं जो रैशनल में आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कि भैया वो नंबर अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, कि भैया खत्म नहीं हो रहे, बट रिकरिंग है, बट रिकरिंग नेचर के हैं, तो भैया वो हमारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे। अब ये सेकंड कंडीशन है ना, ये बच्चों को समझ नहीं आती। सर ये क्या कह दिया आपने, समझ नहीं आ रहा। तो मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में लिखा 4.30, तो ये तो किस कैटेगरी में आएगा? टर्मिनेटिंग नंबर, रुक गया ना ये तो। पर कुछ ऐसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 4.3 के ऊपर बार, पढ़ा था ना 9th के अंदर, याद है ना आपको? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, क्वेश्चन भी पढ़े थे आपने। 0.3 के ऊपर बार को p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें, पढ़ा था ना आपने? इसका आंसर 1/3 आया था। फिर एक क्वेश्चन इसके बाद में सेकंड पॉइंट पढ़ा था 0.69, फिर आपने पढ़ा 0.001 के ऊपर बार। ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे ना आपने p अपॉन क्यू में। तो बार का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, 3 चलता जाएगा। तो ये किस कैटेगरी में आया? नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में क्या लिखा है? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट करने वाला। क्या रिपीट हो रहा है? हाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए तो। और ये वाले नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। अब √2 के साथ समझो, समझो प्रॉब्लम क्या है। √2 जो है ना एक्चुअली में वो ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर हाफ। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर हाफ। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.41438 एंड चलता रहता है, डिजिट आते जाते आते आते, पर रिपीट नहीं होते, रिकरिंग नेचर के नहीं है। और ये हमारी इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये कैटेगरी क्या बोल रही है? कि नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीट वाले चाहिए, रिकरिंग नेचर के चाहिए। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और क्योंकि √2 जो है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए बेटा ये रैशनल नंबर में हमारे नहीं आता। √3, सर √3 आएगा क्या?
तो √3 का मतलब ये होता है 3 की पावर हाफ, और इसको अगर सॉल्व करते तो आंसर आता है 1.7347, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। तो रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, काम बढ़िया है। अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, आजकल के बच्चे है भी स्मार्ट, फोन भी स्मार्ट हो गए, तो बच्चे स्मार्ट है ही। तो बच्चे बोलते हैं, बच्चे दिमाग में ये रख लेते हैं, अरे भैया जो भी रूट में आएगा ना वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि √2 भी सर ने इरेशनल बताया, √3 भी बताया, तो लोड क्यों लेना, √4 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। और वहीं उनको मुक्की खानी पड़ती है, क्योंकि √4 हमारा इरेशनल नहीं होता। क्यों? √4 का आंसर क्या होता है? ये एक्चुअली में क्या है, 4 की पावर हाफ, और 4 की पावर हाफ क्या होता है हमारा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और 2 हमें पता है कि रैशनल नंबर होता है, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। समझ में आ गया अपन को? तो बेटा फटाफट से लिख लो, फिर मैं इरेशनल नंबर नेक्स्ट पेज पे लिखाऊंगा। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे बच्चों आओ, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और मेरे बच्चों
इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना मेरे बच्चों, वो क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है ना। और मेरे बच्चों इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। इवन पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। पाई जो होता है ना मेरे बच्चों, है ना, मेरे मैथ्स में बेटा बहुत चीजें हम ऐसे गलत सलत लिखते हैं। सर आप झूठ बोल रहे हो, पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं सर, हमने पढ़ा है 9th के अंदर। और 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पाई को रैशनल नंबर में लिखो, पाई को इरेशनल नंबर में क्यों नहीं लिख रहे? वैलिड सवाल होना चाहिए ना आप लोगों का। अरे भाई अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? 9th में पढ़ा ना आपने, सरफेस एरिया वॉल्यूम में पाई का यूज खूब पढ़ा ना। अरे स्पेयर का फॉर्मूला, सरफेस एरिया फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या डालते थे आप? तो जब वैल्यू डालते थे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए ना, ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। उस ऑफिस में लिया है वहां से, है ना। ये सवाल होना चाहिए भाई, मेरे मन में तो आया था देखो, कि भैया पाई जो है उसको सर मेरे को इरेशनल नंबर में क्यों लिखा रहे हो आप? वो तो रैशनल नंबर होना चाहिए। अरे मेरे बच्चे वो इरेशनल नंबर ही होता है, एक्चुअली में पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। हम मैथ्स के अंदर सॉल्व करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आंसर सॉल्विंग, केवल आंसर सॉल्व करने के चक्कर में हम पाई को क्या करते हैं, एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं 22/7, जो कि इसके लगभग लगभग नियरेस्ट वैल्यू होती है इसके इरेशनल के। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? हार्ड नहीं समझा रहा मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, कि दुनिया ऐसी चलती है बेटा। पाई जो है ना एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू जो है वो नेवर एंडिंग है। पर हम नेवर एंडिंग को सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा दे दूं कि 3.143278432349 मल्टीप्लाई करो बेटा 1000 से, नहीं मल्टीप्लाई करो 1243 से, आप लोगों के पसीने निकल जाएं, आधा घंटा लग जाए आपको सॉल्व करने में इसको। और समझो कि ये तो नेवर एंडिंग है। तो नेवर एंडिंग चीजों को सॉल्व करने के लिए भैया हमारी तो हालत खराब हो जाए, हमारी क्या कंप्यूटर की हालत भी खराब हो जाए। अगर इसके आगे ट्रिलियन नंबर लग दो और बोलो मल्टीप्लाई करने के, तो कंप्यूटर क्रैश हो जाए, बोले अरे भाई कैसे कैलकुलेट करूं। समझ में आया आपको? तो जब हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या बोला, कि इसके आसपास कोई ऐसा रैशनल नंबर ढूंढो तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग इसके बराबर आती है, लगभग लगभग इसके बराबर, हल्का सा फर्क होती है। तो पता चला कि वो जो वैल्यू थी वो क्या थी, 22/7 को डिवाइड करने पे लगभग लगभग ये वैल्यू आती है, जो कि पाई की ओरिजिनल वैल्यू से हल्का सा फर्क है। समझ में आया? समझना है, 19-20 का फर्क है बस। क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसलिए हमें रैशनल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रैशनल नंबर की गणना मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ चलो। तो कहने का मतलब पाई क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आ गया पाई क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। जो 22/7 होता है ना, वो रैशनल नंबर होता है। समझ में आ गया? 1996 में क्वेश्चन पूछा था, 30 साल पहले 1996 में क्वेश्चन पूछा था। अरे मेरे बच्चों 1996 के अंदर तो एमसीक्यू भी नहीं आते थे, उस वक्त आते थे वन लाइनर क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और वहां पूछा था कि वाई पाई इज कंसिडर एज इरेशनल नंबर एंड नॉट 22/7। तो आप उस वक्त होते तो जवाब दे देते कि भाई पाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल है, वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। पर फॉर द सेक ऑफ हमारे आंसर हमने पाई की वैल्यू को अज्यूम कर लिया 22/7, जो कि उसके बराबर लगभग लगभग वैल्यू होती है। समझ में आ गया? आयुष भाई समझ में आ रहा तो रहा है ना? मजा आ रहा है? आ रहा है, चलो बढ़िया है। ठीक है सर, फालतू में पढ़ा रहे हो आप। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और पता नहीं कितने नंबर पढ़ा दिया आपने, रियल नंबर बता नहीं रहे हो आप, आपको नहीं आता रियल नंबर। अरे मेरे बच्चे रियल नंबर आता है मेरे को, बस मैं उसी पे आ रहा था। अब चैप्टर का नाम हम जस्टिफाई करते हैं,
रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। अब आया समझ में? यानी कि हम रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड कर देते हैं, वो कहलाते हैं रियल नंबर। समझ में आ गया मेरे प्रभु? आ गया मेरे बच्चों, समझ में आ गया? यानी कि रियल नंबर था दो नंबर विच कंप्राइजेस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसलिए मुझे रैशनल और इरेशनल समझाना पड़ा आपको। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? चलो अब मैं इस डायग्राम को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लेता हूं कि भैया इसकी जो लास्ट की कैटेगरी थी उसमें क्या आ जाएगा, हमारे रियल नंबर। ठीक है, ये पूरा डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया आपको बेटा? रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। कंप्लीट कर लो, फिर इरेशनल नंबर कंप्लीट कर लो, फिर चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन के अंदर। क्यों, मुझे पता है आप लोगों को सर मैथ्स में भी थ्योरी पढ़ा रहे हो, साइंस में भी थ्योरी पढ़ाओगे, एसएस में भी थ्योरी पढ़ाओगे, बोर नहीं हो जाएंगे हम? तो अभी लो तुम्हें प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। बना लिया डायग्राम बेटा? बना लो मेरा डायग्राम फटाफट फटाफट। कुछ कह रही है? ठीक है मेरे बच्चों, करें चापड़ दे नेक्स्ट। आ जाओ मेरे बच्चों, रियल नंबर्स पढ़ लिया आपने, आ जाओ मेरे बच्चों। अब हम निकालना सिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टर्स ऑफ हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 140 के प्राइम फैक्टर्स। अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स को समझो बेटा। कोई नंबर है, जैसे मान लो 100 है, 100 नंबर है, तो मैं बोलूँ कि 100 जो है ना बेटा, वो हमारे किस किस नंबर से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, सर 3 से नहीं होता, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो सकता है, फिर 20 से हो सकता है, फिर 40 से हो सकता नहीं, 50 से हो सकता है, और फिर 100 से हो सकता है। तो एक नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। समझ में आया? कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10 ले लिया आपने, तो 10 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1, 2, 5 एंड 10। तो ये इसके क्या बन गई है? फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स पता है क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे, इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? अब मैं 10 का एग्जांपल लिया था, अब 10 में प्राइम नंबर कौन से होंगे? भैया 2 होगा और 5 होगा। तो 2 और 5 हम उसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। समझ में आया? पहले फैक्टर समझ में आए? चलो अब प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या है तो मैं समझाता हूं। बहुत आसान है, आप लोगों ने निकाला भी है। आप क्या करोगे? 140 को इनके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करोगे। 1 से डिवाइड करने का मतलब नहीं सेम नंबर रिपीट होता है। 2 से डिवाइड करो, अगर 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 7 0, 2 से डिवाइड किया 3 5। हुज कॉलिंग? ठीक है बेटा, फिर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा अब, है ना? तो 5 से किया 7 आ गया। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, तो 7 से डिवाइड कर दिया। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर में? भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब भैया 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारा आ गया 140 के प्राइम फैक्टर, 2 की पावर 2, 5 और 7। समझ में आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे पक्का? 100%? एक और क्वेश्चन दूं आपको, लो तुम्हें माता रानी की कसम है, करके दिखाओ।
हाँ भाई आंसर आया, आ गया जी, आ गया जी, आ गया। क्या आप लोगों ने भी ऐसे सॉल्व किया जैसे मैं कर रहा हूँ? पहले 2 से किया 110 आया, फिर 2 से किया 55 आया, फिर 5 से किया 11 आया, फिर 11 से किया 1 आया, फिर आपने 220 को ऐसे लिखा सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर आपने इसको समझदारी से लिखा कि सर 2 की पावर 2 है और 5 है 11 है। क्या यही किया क्या आपने? एक और कर दो यार, मजा आ जाएगा दोस्तों। लो, एक और कर दो, मजा आ जाएगा। क्या करें बेटा? मजा आया इस क्वेश्चन में? आ जाओ। पहले सर 1002 को क्या करेंगे? बेटा पहले 2 से कर लो, 3 से कर लो, 2 से कर लिया तो कितना आ गया 501, फिर 3 से कर लिया कितना आ गया 167। और यहाँ जाके अटक गए होंगे आप, मुझे लग ही रहा है। देखो 167 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, 21 से भी नहीं जाएगा, 23 से भी नहीं जाएगा, 29 से भी नहीं जाएगा, 33 से भी नहीं जाएगा, 31 से भी नहीं जाएगा, 39 से भी नहीं जाएगा, 43 से भी नहीं जाएगा, 49 नहीं जाएगा। इस पूरा 167 जो है प्राइम नंबर है, तो ये 167 से ही जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा सर? 2 इंटू 3 इंटू 167। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत है?
ना जी ना सर, ये तो बहुत आसान है। आपने सच बोला था कि 10 तो बहुत आसान है। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, लोग झूठ ले लेते हैं बस, पता नहीं क्यों। चलो मेरे बच्चों। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुई? इसको मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ। अरे आजा। डु 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 डु, आ जाओ। अब चलते बेटा मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फाइंड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 140 एंड 220। ठीक है, 140 और 220 जो कि आपको यहाँ पे अपने ऑलरेडी इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे। इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करके बताएं, बता सकते हो क्या आप मुझे? चलो मैं आप पे ये काम छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं जो तरीका बताऊँ ना बेटा, उसी तरीके से करेंगे आप। पहले तो आप अपना तरीका यूज कर लें, आपकी मर्जी जो है वो करो, पर उसके बाद में मेरी मर्जी चलेगी। मेरे बच्चों, मेरी आवाज कहाँ गई? हाँ आ गई। हाँ मेरे बच्चों, अब इसका एलसीएम निकालने को बोला है, तो मेरे बच्चों एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान में रखें। पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी हमको नंबर दे रखे उनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, लिख लिया। जैसे हमें 140 का प्राइम फैक्टर के हमको दे रखा है वो लिख लिया हमने, और 220 वाले का भी प्राइम फैक्टर का हमने लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें एलसीएफ में भी करना है। सेम, एकदम सेम, कुछ भी चेंज नहीं। ओके ओके। ओके सर। अब एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है, जैसे कि इसमें 2 है और 5 है, उनकी हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। अब 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 2 में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ही लिखेंगे। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो 5 की पावर 5 लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 7 × 11, ये भी लिख देंगे। ऐसे बेटा यहाँ पे भी हम कॉमन फैक्टर देखेंगे और इन कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर देखेंगे। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लोएस्ट क्या होगी? 2 की पावर 2 ही होगी। और 5 की लोएस्ट पावर क्या होगी? 5 होगी। इसका आंसर में हम कोई भी अनकॉमन वाला पार्ट यूज ही नहीं करते एचसीएफ में, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। और इसका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो एचसीएफ में। भैया 2 की पावर 4 20, 27 जा 140, 140 इंटू 11 कितना आ गया? 1540। कितना आ गया बेटा? 1540। समझ में आया आपको? पक्का? एक क्वेश्चन दे दूं जिसका आप निकाल लोगे? चलो यार, आज हो गया है भैया, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको।
find the find the LCM and HCF of, किसका निकाले बेटा? एक तो हम निकाल रहे हैं 130 का, और एक हम निकाल रहे हैं भैया 520 का। चलो एकदम इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद दूंगा एक हार्ड वाला क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, बोर्ड का।
हाँ भाई बच्चों, आया कि नहीं आया? आ गया दोस्तों। क्या आपने भी ऐसे किया जैसे मैं कर रहा हूँ? क्या को आप लोगों को भी ऐसे ही समझ में आया क्या? भैया टू से गया 260, टू से गया 130, टू से गया 6 5, 5 से गया 13, 13 से गया 1। तो इसका 130 के फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 13, और 520 के फैक्टर है, कोई गड़बड़ की थी मैंने? कोई कुछ कह रहा था क्या? सर, अब बताओ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो मेरे बच्चों, एलसीएम में जो कॉमन हो उन कॉमन वालों को तो हमें लिखना है उनकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे तो पावर का खेल है नहीं, 2 इंटू 5 इंटू 13, और जो कॉमन नहीं हो बच जाए वो भी लिखने हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर कितना आ जाएगा इनका? कुछ आ जाएगा 2080। यही आ रहा है आप लोगों का भी? अरे वाह यार। अब आते हैं हम एससीएफ में। एससीएफ में जो कॉमन हो बस वही लिखने हैं, उनकी लोएस्ट पावर। तो आंसर क्या आएगा? 130 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ बेटा बोर्ड का क्वेश्चन। ऐसे में हल्के में ले रहे हो क्या क्वेश्चनों को? अब आओ तुम बोर्ड का क्वेश्चन। फाइंड दी एचसीएफ ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर एंड पी क्यूब क्यू आर स्क्वायर। एक मार्क्स का क्वेश्चन 2024 सीबीएसई बोर्ड। एमसीक्यू में 500 क्वेश्चन सेट बी 2024 मैथ्स का क्वेश्चन। हाँ भैया। अरे ये एलसीएम 520 ही तो आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई दोस्तों, मैंने ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया। इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, यही आएगा यही आएगा। ठीक है, चलो ये निकालो, एचसीएफ निकालो। इसके फैक्टर बना लो बेटा पहले। फैक्टर ऐसे डिवीजन बन के नहीं आएंगे इसके, ऐसे डिवीजन बन के नहीं आएंगे। शायद ऐसे लिखना है अपन फैक्टर्स। एक बताऊं फैक्टर निकाल के? चलो एक फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर है, तो इसके फैक्टर पता है क्या आएगा? पी इंटू पी, क्योंकि दो पी, क्योंकि पी स्क्वायर है। और क्या आएगा? क्यू इंटू क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर है। और आर। अब इसके इसके बना लो फैक्टर। बनाओ बनाओ। हुआ हुआ। चलो आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ।
क्या आपके फैक्टर भी ऐसे आए, P इंटू पी इंटू पी, क्यू इंटू आर? अरे वाह, आप लोग तो बहुत होशियार हो भाई। कॉमन निकाल लो। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन कॉमन की लोएस्ट पावर। ये आंसर हो गया। ठीक है, लगता हार्ड है इजी, लग रहा था थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चन, था इजी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, ये भी काम हो गया अपना। ठीक है, चलो कल बेटा इसके आगे अपन पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है ना, फिर 6n 4n वो वाले फैक्टर्स कैसे बनेंगे, एंडिंग विद जीरो और नॉट जीरो वाले क्वेश्चन करेंगे। कल इन पे बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही करना है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक होमवर्क में केवल आज के लिए एक ही क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अब इसमें एक टॉपिक भी रह गया है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी की पावर 4 और सी की पावर 3 एंड ए बी स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए घर के लिए एक क्वेश्चन मात्र, कल इसके आंसर और इसके ना एचसीएफ का पार्ट जो रह गया उसके साथ में कल मिलेंगे। ठीक है ना, ये मैं एक्सरसाइज 1 करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन डिफरेंट उठा रहा हूँ, थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अब आ जाओ आप।